अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हुसैन लियाकत। और रावलपिंडी में आपको पता है कि अब डेरे डालने वाली है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम। न्यूजीलैंड की टीम और पाकिस्तान की दोनों ही टीमें रावलपिंडी में पहुंच आई हैं। अब दो T20 मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे और इसके बाद दो ODIs रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये ईद के दिनों में खेले जाएंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं। एहसानुल्लाह के हवाले से कुछ सवालात उठे हैं। एहसानुल्लाह को टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया? फिर हारिस रऊफ़ सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी बन गए 2020 के बाद। बाबर आजम का नाम एक बार फिर चैम्पियनशिप जो टीम है ICC की उसमें आ चुका है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से, वहाँ पर तैयारियाँ कैसी हैं और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम कब पहुँची। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नासिर नकवी साहब टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं और स्टूडियो में हमारे साथ शहरयार मलिक साहब मौजूद हैं। सबसे पहले मैं नकवी साहब आपकी तरफ ये बताइएगा, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कल से मुकाबले स्टार्ट होंगे और ये बताएं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कब पहुंची हैं और प्रैक्टिस वगैरह कब तक उसका आगाज होगा? जी असनैन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कल दोपहर को पहुंची थी इस्लामाबाद। दोनों को सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात के साथ मकामी होटल पहुंचा दिया गया था। गुज़श्ता रोज दोनों टीमों ने मुकम्मल आराम किया, अपने कमरों में ही रहे, होटल से बाहर नहीं गए। आज उनका प्रैक्टिस सेशन है शाम को, रात को। आज बाद नमाज इशा रात 7:45 बजे वो प्रैक्टिस सेशन का आगाज करेंगे और 11:15 बजे तक वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें प्रैक्टिस करेंगी। जिसके बाद दोनों टीमों के दो खिलाड़ी मीडिया से टॉक करेंगे। जी ठीक हो गया। अच्छा नकवी साहब, ये बताइएगा कि प्रैक्टिस सेशन के हवाले से तो आपने बता दिया, लेकिन ये बताएं कि रावलपिंडी में आपको पता है अब ईद के दिनों के दौरान मैचेस हैं, तो क्या क्राउड रुख करेगा शहर का और ग्राउंड का रुख करेगा? और उसके अलावा ये बताइएगा कि टिकट्स बिक चुके हैं या अभी तक कुछ बाकी हैं? जो इतलात मौसूल हुई हैं उसके हवाले से तो ये है कि तकरीबन 90% टिकट बिक चुके हैं। और शायकीन क्रिकेट का जिनसे हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं कि छुट्टियों में हम ये मैच एंजॉय करेंगे, क्योंकि पार्कों में और दीगर तफरी मकामात के अलावा उनको ये मैचेस की भी एक तफरी मुहैया हो गई है। तो इसलिए वो इन छुट्टियों के दौरान क्रिकेट मैचेस से लुत्फानंदोज हो। नकवी साहब, आपको पता है कि रावलपिंडी परदेसियों का शहर है, तो वो मतलब कि इफेक्ट नहीं करेगा? आपकी बातों से भी ये लग रहा है और खबरें यही मौसूल हो रही हैं कि टिकट सारे बिक चुके हैं। जी बिल्कुल, वो थोड़ा सा असर जरूर पड़ेगा क्योंकि मकामी जो शौकीन है वो इधर होंगे। परदेसी ज्यादातर अपने शहरों का रुख करते हैं ईद के मौका पर, लेकिन फिर भी इतना फर्क नहीं होगा, कोई थोड़ा बहुत फर्क होगा। शौकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का रुख करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया नासिर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें आगाह कर रहे थे रावलपिंडी क्रिकेट के हवाले से, टिकट्स के हवाले से। और इसी पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शहरयार मलिक। शरी भाई अस्सलाम वालेकुम। सर, रावलपिंडी में अब क्रिकेट वापस लौट रही है और नकवी साहब की आपने बातें सुनी, तो कहा यह जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग गेम होगी रावलपिंडी में एक बार फिर। और आपको एक और स्टोरी आपसे जवाब लेने से पहले शाज़ेब अली भुट्टो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाज़ेब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तो रावलपिंडी में उसी तरह की गेम मलिक साहब नजर आएगी हमें? ऑफ कोर्स जी, सबसे पहले तो खुशी सी चीज़ की है कि क्रिकेट रावलपिंडी में वापस आ रही है। काफ़ी अरसा महरूम रहे हैं पिंडी वाले इस चीज़ से, और हमने देखा था कि क्राउड भी सबसे अच्छा पिंडी में ही होता था। तो अभी भी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, जिस तरह एलेक्स हेल्स भी आ रहे थे PSL के लिए, तो और भी काफ़ी प्लेयर्स, उन्होंने कहा था कि हमने रावलपिंडी पे स्पेसिफिकली खेलना है और उसका क्राउड एंजॉय करना है। तो होपफुली अच्छे मैचेस होंगे। और PSL वाली पिचेस का कह रहे हैं तो ऑफ कोर्स हाई स्कोरिंग मैचेस एक्सपेक्टेड हैं। और लेट्स सी के क्या करती है टीम। उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा हैं हमसे। शाज़ेब भाई, आपकी तरफ आऊँगा। 4 मुख्तलिफ विकेट्स बनाई गई हैं रावलपिंडी में और इसमें 2 विकेट्स T20 इंटरनेशनल में यूज़ होंगी, 2 विकेट्स ODI में यूज़ होंगी। और जो T20 वाली विकेट है वो उसी तरह की विकेट बनाई गई है जिस तरह की पाकिस्तान सुपर लीग में बनाई गई थी। शाज़ेब भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शाज़ेब भाई, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? मेरा ख्याल है शाज़ेब साहब के साथ जो है वो इस वक्त कोई आवाज़ के मसले मसाइल हैं।
सर जी वही विकेट। हाँ जी, वही विकेट्स पीएसएल वाली T20 के लिए। वनडे में कह रहे हैं थोड़ी सी सपोर्टिव विकेट मिलेगी बॉलर्स के लिए विद ग्रीन टॉप। होपफुली वो भी अच्छे मुकाबले होंगे, क्योंकि असल तैयारी तो वनडे के लिए आजकल देख रहे हैं वर्ल्ड कप के हिसाब से। तो देखते हैं अब आगे क्या नजर आ रहा है। ठीक, शाहजेब साहब को हमारी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? अब शाहजेब भाई आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक, शाहजेब भाई के साथ कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा सर, ये इस तरह की विकेट्स हम बना देते हैं, लेट्स सपोज यू आर अ बैटर, और आप जब रावलपिंडी की विकेट पे खेलेंगे और रावलपिंडी की विकेट पे आपने 100 रन बना दिया, 50 रन बना दिया, 70 रन बना दिया, जो भी बना दिया, लेकिन उसके बाद ये एकदम से आप जब सिचुएशन चेंज करते हैं, लेट्स सपोज आप लाहौर चले गए, आप अफगानिस्तान चले गए, अफगानिस्तान के खिलाफ खेलने चले गए शारजा में, आपके बैटर्स तो फिर उस तरह बॉल भी बल्ले पे नहीं आता, तो मतलब कि थोड़ा सा ज्यादती भी नहीं होती? थोड़ा बहुत सपोर्टिव विकेट होना चाहिए। बॉलर के साथ भी ज्यादती हो जाती है अगर बिल्कुल ही बैटिंग पैराडाइज आप दे दें, तो थोड़ा सा सपोर्टिव विकेट होना चाहिए कि जो अच्छी परफॉर्मेंस दे उसको विकेट सपोर्ट करे। बट यहाँ पे रावलपिंडी में देखा गया है, पीएसएल में भी जिस तरह बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हुए, क्राउड जो है उसको तो बड़ा पसंद आता है, बट जाहिर है बॉलर्स थोड़ा सा उससे डिग्रेड हो जाते हैं। और जिस तरह आपने कहा जिस तरह वो असल में वो अफगानिस्तान के साथ तो ये भी प्रॉब्लम था कि बिल्कुल यंग टीम ले गए, तो वो ऑफ कोर्स यहाँ से। लेकिन उन विकेट्स पे शैरी भाई, उन विकेट्स पे यंग टीम लेके जाते या तगड़ी टीम लेके जाते ना, हमने देखा है कि पिछले 4-5 साल में हम अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छा नहीं खेल रहे। ऑफ कोर्स अफगानिस्तान इज अ वेरी गुड टीम। अब उनको हम स्पेशली एज एज अ बॉलिंग यूनिट भी, बैटिंग यूनिट बड़ा इंप्रूव कर गए हैं। 2-3 प्लेयर्स जिस तरह गुरबाज खेल रहे थे इधर पीएसएल भी जिन्होंने खेली है, फिर नीचे नजीब आ जाते हैं, तो उनकी बैटिंग यूनिट भी अब अच्छी हो गई है। और अफगानिस्तान दिलेरी से खेलते हैं, डर के नहीं खेलते हैं, अनलाइक सम अदर कंट्रीज, तो उनको ऑफ कोर्स एज मिलता है इस चीज़ का भी। तो वही बात है कि इतना सपोर्टिव विकेट भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बैट्समैन को फेवर करे चीज़। ऐसा विकेट हो जो बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को जो अच्छी उस दिन परफॉर्मेंस दे उसको सपोर्ट करे, तो ऑफ कोर्स क्रिकेट के लिए सबसे बेहतर। और वैसे भी विकेट ऐसा होना चाहिए जो 190-180, देखें 190-180 वाला विकेट होगा ना, तो आपको थोड़ी सी हेल्प भी मिलती है, एज ए बॉलर भी आपको हेल्प मिलती है, एज ए बैटर भी आपको पता होता है यार कि विकेट ऐसा है कि जो 180-190 रन हम बना सकते हैं वापस जब आप बैटिंग करने के लिए आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वही बात है जो हम रिपीट कर रहे हैं कि सपोर्टिव विकेट हो तो वो ज़्यादा मज़ा करती है फॉर अ क्रिकेट गेम। बट एज क्राउड अगर मैं रावलपिंडी में देखने जाऊंगा तो ऑफ कोर्स मैं कहूँगा कि बेल्टर हो ताकि छक्के ज़्यादा लगें और इन्जॉय ज़्यादा करें। तो ये दोनों का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, बट ऑफ कोर्स के सपोर्टिव विकेट हो जो बॉलर्स को भी। पीसीबी भी कुछ इस तरह का क्राइटेरिया नहीं बना रही कि जिस तरह रावलपिंडी में अब इसी तरह की विकेट्स बनाई जाएं जहाँ पे 220-230 रन बने, मतलब कि आपको पता होगा ना डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, डिफरेंट। आप अगर साउथ अफ्रीका में चले जाएं, आप इंग्लैंड में चले जाएं, आप इवन इंडिया में चले जाएं ना, डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट प्लेइंग कंडीशंस हैं, वहाँ पे डिफरेंट रन्स लगते हैं, डिफरेंट एवरेज होती है वहाँ पे रन्स की। तो हम भी उसी तरह का सिस्टम पीसीबी करने जा रही है कि पिंडी में अगर खेलना है ना तो 220 दिमाग में रख के खेला जाए। लक तो यही रहा है, जिस तरह इस बार अगेन वी आर हैविंग दिस सपोर्टिव विकेट्स, और पीएसएल में भी थ्रू आउट इसी तरह ही रहा था। तो वैसे ये आइडिया भी इतना बुरा नहीं है, मैं कहूँगा। मुझे लग रहा है आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते हैं कि एक अद वेन्यू पे हो सपोर्टिव विकेट्स फॉर द बैट्समैन। नहीं, मैं इत्तेफाक करता हूँ, अगर यही आपकी स्ट्रेटजी है ना कि इफ योर स्ट्रेटजी इज दिस कि यार एक अद वेन्यू ऐसा होना चाहिए जहाँ पे 220, 225, 30 स्कोर बने। और देखें जब आपका 250 रन बनेगा ना शहरी भाई, होगा क्या, आप हेडलाइंस में आएंगे। ठीक है, जब 250 रन बनेगा तो इंग्लैंड में भी आप हेडलाइंस में आएंगे, इंडिया में भी आप हेडलाइंस में आएंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी आप हेडलाइंस में आएंगे। तो हेडलाइंस तो बननी चाहिए कभी कभी ना। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा मैं बताऊं आपको कि बड़ा नेगेटिव हमारी साइड पे भी आ जाता है कि पिंडी के जब मैचेस हुए पीएसएल में, बड़ा लोगों ने बीच में कहा कि जी इस तरह की पिचेस नहीं होनी चाहिए। बट वो मैं पिछले दिनों ही आईपीएल का रिकॉर्ड देख रहा था, तो वहाँ पे रन रेट रावलपिंडी के बराबर जा रहा है। तो वहाँ पे भी छोटी बाउंड्री 65 मीटर्स की बाउंड्रीज हम देखते हैं, 60 मीटर्स की बाउंड्रीज कुछ ग्राउंड में हैं, और इसी तरह सपोर्टिव विकेट्स हैं, तो मैचेस एंटरटेनिंग हो जाते हैं और क्राउड लव्स टू सी दोज मैचेस। तो आफ्टर ऑल आपने जो केटर करना है वो क्राउड को ज़्यादा करना है, तो इट्स नो हार्म कि आप एक जगह इस तरह। पिंडी तो ऐसा भी है कि यहाँ पे लगते हैं कि यहाँ पे अगर छक्के ना भी लगे तो क्राउड आ जाता है। हमने देखा है नेशनल T20 में फैसल बैंक वो होता था एक T20, उसके दौरान भी पिंडी में स्टेडियम भरे होते थे। बिल्कुल, उसके दौरान भरे होते थे वो। मुझे तो याद है एक बार गेट्स वगैरह तोड़ के क्राउड अंदर आ गया था। और उसके अलावा टेस्ट मैचेस में अगर आप देखें इंग्लैंड के साथ भी जो हुए, हालांकि मैं खुद भी गया तो पता था आखिरी दिन हम हार रहे हैं मैच, बट ग्राउंड फुल था। तो ये क्राउड का इधर रावलपिंडी का हमेशा से आज रहा है अल्हम्दुलिल्लाह के। अच्छा, ये जो काम है ना, बातों बातों से बात निकलती है, ये कराची में होना चाहिए। जो काम रावलपिंडी में आप करें ये कराची में करें ताकि छक्के शक्के लगे, वहां पे अवाम आए। हाँ, वो कराची में भी होना चाहिए ऑफ कोर्स।
पर क्योंकि वहाँ कराची पे में तो वहाँ आवाम ही पे नहीं देखे आती। हमने सपोर्टिव विकेट मिले तो क्राउड उस तरह नजर नहीं आया, हमें थोड़ी सी मायूसी हुई है। इस बार पीएसएल में कंपैरेटिवली बेटर क्राउड बेटर रहा था, है बेटर था। पिछली बारियों से, बट फिर भी वहाँ पे थोड़ा सा ये देखा गया है कि उतना नहीं है। ये भी इफेक्ट हो सकता है कि रावलपिंडी स्टेडियम थोड़ी कैपेसिटी भी छोटी है, कराची का ग्राउंड बड़ा है सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से भी, तो ये भी इफेक्ट हो सकता है। बट फिर भी आई थिंक अगर रावलपिंडी में बड़ा ग्राउंड भी होता सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से तो वो फुल हो जाना था। अच्छा, ये बताएं कि अब ओडीआईस के लिए अलग विकेट बनाई गई है और टी20 के लिए अलग विकेट बनाई गई है। टी20 के लिए क्यूरेटर सरफराज अहमद ने कहा कि वही विकेट है जो पीएसएल वाली विकेट है, अंबार तो लगेंगे। ओडीआई में उन्होंने कहा कि थोड़ा सा क्या उस ग्रास का कोई फायदा होगा? ग्रास का सच फायदा मेरा नहीं ख्याल होगा। इनिशियल ओवर्स में कोई थोड़ी मूवमेंट वगैरह होगी और सपोर्ट मिलेगा बॉलर्स को, क्योंकि आजकल ओवरकास्ट कंडीशंस वगैरह भी नहीं है, सनी डेज हैं, तो इतना ज़्यादा सपोर्ट मेरे हिसाब में नहीं मिलेगा। लेट्स सी आगे क्या है। और दूसरा ये अच्छा किया इन्होंने, सपोर्टिव विकेट रखी हैं, क्योंकि आइडिया के साथ है, पता नहीं वो हमें कैसी विकेट्स दें वर्ल्ड कप में, तो इसलिए हमें अपने बैट्समैन को प्रिपेयर करना चाहिए इस तरह की विकेट्स के लिए फॉर वन डे जाएगा। शहजेब साहब, आपने वापस ज्वाइन कर लिया, अब आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, मुझे आवाज आ रही है। शहजेब भाई, वेलकम करते हैं आपको स्पोर्ट्स बज़ में। अच्छा, ये बताइए कि रावलपिंडी के हवाले से हम बात कर रहे थे और ये डिस्कशन में हम यही डिस्कशन कर रहे थे, शहरयार मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कि ये इस तरह की विकेट्स रेगुलरली बनानी चाहिए। एक आध वेन्यू को हम इस तरह का बना दें कि जहाँ पे 200 250 रन 220 रन हर वक्त बने, ताकि हाई स्कोरिंग एक वेन्यू आपका रहे। देखिए, टी20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट, और पीसीबी भी अब उसकी डायरेक्शन पे चल रहा है कि जितनी एंटरटेनमेंट देंगे उतना क्राउड अट्रैक्ट होगा। डेफिनेटली अगर आप वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की सीरीज देखें तो उस सीरीज में तो रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं। 260 270 रन तक वहां पर टी20 मैचेस में बने हैं, फिर चेज भी हुए हैं। तो पीसीबी भी अब यही चाह रहा है, यही करना चाह रहा है। अगर आप देखें ना, लाहौर की विकेट अच्छी थी, मुझे तो मैच देखने में मजा आया। इंडी की विकेट अगर आप ऐसी रखते हैं कि 200 पे 200 बने, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, जहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में कॉन्स्टेंटली आपने 15 मैचों में वैसी विकेट रखी थी, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर 5 मैचों की सीरीज है, बीच में 1-2 विकेट आप ऐसे रख देते हैं जहाँ पे 200 रन बनते हैं, तो उसमें कोई मुजाहिदा नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि रावलपिंडी तो इस तरह का विकेट रख लिया, लेकिन मैं अभी बात कर रहा था प्रेम में कि इस तरह का विकेट आपको कराची में रखना चाहिए जहाँ पे क्राउड थोड़ा सा कम आता है। तो ये कराची के लिए सजेशन ठीक नहीं है कि कराची में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरटेनिंग होना चाहिए, इस तरह का विकेट कराची में भी होना चाहिए? अच्छा, बात ये है कि कराची में अगर इस तरीके का विकेट रख भी देना, तो कराची का जो ग्राउंड डायमेंशन है ना, वो पिंडी से बड़ा है। पिंडी का ग्राउंड छोटा है, पिंडी की बाउंड्रीज भी छोटी है, इसीलिए वहां पर बाउंड्रीज हिट करना बड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू कराची। और जब तक कराची की आप बात कर लेना, तो मुझे एक बात समझ में नहीं है, पिंडी में अगर आप वनडे भी रखते ना तो लोग आ जाते। कराची में आपके पास एक ही चांस था कि आप टी20 रख लेते तो लोग टी20 मैचेस देखने आ जाते, क्योंकि वनडे क्रिकेट में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मई की उस गर्मी में, जहाँ पर हीट स्ट्रोक का भी सीन होता है, वार्निंग भी दी गई है कि गर्मी उस टाइम पे ज्यादा होगी, मैचेस भी 3:30-4 बजे स्टार्ट किए जाएंगे, तो क्राउड को लाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन अगर किसी की बेहतर प्लानिंग करता, और जैसे टी20 कराची में थे, तो टी20 के लिए चेक इन आ जाते, वनडे के लिए बहुत मुश्किल है। और पिंडी में अगर वनडे होते तो पिंडी में तो लोग हमेशा से आते हैं। वेरी गुड पॉइंट। शाहजेब ने पॉइंट तो बड़ा अच्छा उठाया। वो ये चीज़ फिर मद्देनज़र रखनी चाहिए थी पीसीबी को। अभी भी अगर कोई इसमें अल्टरनेटिव देख सकते हैं, अगर हीट स्ट्रोक्स वगैरह की वार्निंग्स इशू हुई हैं, तो ऑफ कोर्स उस पर देखना चाहिए, क्योंकि प्लेयर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, क्राउड के लिए तो होगा ही होगा। ये बताएं कि कल के मैच में क्या लग रहा है शरी भाई, कौन जीत रहा है? क्योंकि अब थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होगा, क्योंकि पिंडी की विकेट है 250 लगता है, यहाँ पे 250 वापस दूसरी टीम मारती भी है। बट हमारी टीम का एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स वो थोड़ा सा उस पर हमें एज मिलता है। बस सारों को जो बड़ी देर से इंतजार है एहसानुल्लाह का, उम्मीद है कि अल्लाह करे वो कल। एहसान के ऊपर तो मैं बिल्कुल, शाहजेब भाई भी हमारे साथ होंगे, अगले सेगमेंट में बात करेंगे, बस इसके बाद मूव ऑन करते हैं। शोएब मलिक ने भी कुछ कहा। शाहजेब भाई, आप ये बताइएगा, कल का मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जरूर होगा, क्योंकि अब न्यूजीलैंड जीत के आई है। पहले 2 मैच पाकिस्तान ने जीते, अगला मैच न्यूजीलैंड ने जीता, और कल का मैच रावलपिंडी में हो रहा है, जहाँ पे बॉलर्स के लिए मौत का समा होता है। तो कल का मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है दोनों टीम्स के लिए। यार, बना देते, पिछला मैच भी हमने बना दिया था। हमारे लिए जो था ना, वो बड़ा इजी था पिछला मैच। हम आराम से, यार 164 कोई रन ही नहीं थे, इसीलिए हम ये टारगेट चेस कर सकते थे। हमने खुद अपने लिए मुश्किलात क्रिएट की, पहले रन आउट हुए, फिर दूसरी तरीके से आउट हुए, फिर हमारा मिडिल ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा। तो यही मसला है ना सारा, हम खुद मैच को अगर मुश्किल बनाए तो मुश्किल होगा। लेकिन मुझे न्यूजीलैंड की टीम में इतना दमखम नजर नहीं आ रहा। उस दिन भी अगर आप देखें, उन्होंने कितनी बुरी बॉलिंग की है बाद में जाके, और
इतनी इजीली उनको बाउंड्रीज हिट हुई। वो इफ्तिखार की एक मिसटेक हो गई जिसकी वजह से मैच हार गए, वरना उस पोजीशन से भी हम मैच जीत रहे थे 6-7 विकेट गंवाने के बाद भी। तो पाकिस्तान अगर खुद गलती करे तो मैच इंटरेस्टिंग हो सकता है, वरना मुझे नहीं लगता। शाहजेब भाई, फिर आप अगर शाहीन अफरीदी को और शादाब खान ने इफ्तिखार से आगे भेज देंगे तो फिर ऐसे ही रिजल्ट होंगे ना। मतलब आप ये तो एक्सपेक्ट ना करें कि ये कोई T20 लीग है जिसमें आप जो भी तजुर्बा करेंगे कामयाब हो जाएगा। मैं कुछ भी बोलूंगा तो फिर बोला जाता है कि बाबर के अगेंस्ट है, कराची से ये वो ऐसी कोई चीज। अरे भाई, बाबर के अगेंस्ट हम इस्लामाबाद में भी बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं है। बाबर के कैप्टन हैं, वैसे तो हम उसके फैन हैं भाई। जब कप्तानी बुरी करेंगे तो बात होगी। जिन पॉइंट्स पे बात हो, अनफॉर्चुनेटली इस टीम में एक चीज हमें नजर आई है कि इस टीम में अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना और आपकी दोस्ती अच्छी है तो वो चीज आप कर लेते हैं। मतलब अगर किसी को ओपनिंग करनी है तो वो ओपनिंग ही करेगा, किसी को ऊपर बैटिंग करनी है उसको ऊपर बैटिंग मिल जाती है, किसी को जो है वो नए बॉल से गेंद नहीं करनी उसको बाद में मिल जाती है, किसी को नए बॉल से गेंद करनी। तो ये चीजें हमने बहुत देखी है। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, इमाद वसीम आपके बेस्ट बॉलर है पावर प्ले के, आप उनको पावर प्ले में बॉलिंग ही नहीं दे रहे हो। आप शादाब खान का जब दिल करता है वो ऊपर आते हैं, जब दिल करता है वो नीचे चले जाते हैं। अब बात हो रही थी कि बाबर या रिजवान में से किसी एक को नीचे ले आए, दोनों में से एक ओपन कर ले, लेकिन अब वही बात है कि दोनों ही ओपन करेंगे। ये चीजें तो नजर आ रही है ना। ठीक, चले इसके ऊपर भी अगले सेगमेंट में तो लाजमी बात होगी, ऐसी बात होगी। शहरियार साहब, ये शोएब मलिक साहब का बयान है और वो अभी हाजिर सर्विस हैं, मतलब रिटायर नहीं हुए, वो तक दो में लगे हुए कि किस तरह कम बैक कर सके। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को अब कैप्टनसी छोड़ देनी चाहिए। ये एक तो सबसे पहले शोएब मलिक को कोई अब मशवरा दे कि अब वो रेस्ट करें, यंगस्टर्स काफ़ी आ गए हैं, फिट तो है अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी फिटनेस काफ़ी उनसे बेहतर है, बट फिर भी अब यंगस्टर्स का टाइम आ गया तो लेट्स सी उनका कितना और टाइम है। और ये बयान उन्होंने दिया तो है, ऑफ कोर्स हमें भी लास्ट प्रोग्राम भी आपके साथ मैंने किया तो यही बात हो रही थी कि बाबर की कैप्टनसी से है, हमें इशूज़ हैं सबको, बट फिर मैंने तो पिछली बार भी यही कहा था कि अब ये टाइम नहीं है कि हम उसकी कैप्टनसी में इशूज़ निकालें, अब यही टाइम है कि हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल करीब आ गया है 50 ओवर का। अगर T20 की भी छेड़छाड़ होगी तो वो इफेक्ट 50 ओवर में भी आपके जाएगा। और लास्ट टाइम भी जो बात हुई थी कि ये सारा मोमेंटम जो है आपका बनता ड्रेसिंग रूम से है, ड्रेसिंग रूम से लेकर आगे ये सारी चीज़ कैरी ऑन करती है। अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल इस टाइम ख़राब हो गया तो आई थिंक मसला ज़्यादा हो जाएगा। अभी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए बाबर को, अभी भी वो देख रहे हैं जिस तरह अभी इन्होंने भी बात की है, थोड़ा फेवरिज्म वगैरह बीच में नज़र आ जाता है शादाब का, जिस तरह हो रहा है, बैटिंग भी ऊपर कर रहा है, बॉलिंग भी अपनी मर्जी से कर रहा है, बट ये है कि बाबर को भी चाहिए थोड़ा सा ख्याल कर लें और हमें भी चाहिए कि थोड़ा सा अभी उनको बर्दाश्त मजीद कर लें टिल वर्ल्ड कप, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का माहौल अभी ख़राब हो गया तो आई एम श्योर कि वर्ल्ड कप में हम फर्स्ट स्टेज में। ठीक हो गया। अब शाहजेब भाई आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। स्टेट में वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और बात हो रही थी शोएब मलिक के मशवरों के हवाले से। शोएब मलिक ने कुछ मशवरे दिए और शहरियार मलिक साहब से तो बात हो चुकी थी, लेकिन शाहजेब अली भुट्टो साहब के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं शाहजेब भाई, शोएब मलिक का ऐसे वक्त पे आया जब जुबान ज़द-ए-आम है बाबर आजम की कप्तानी और हर कोई डिस्कस कर रहा है उनकी कैप्टनसी को। इस मशवरे को किस तरह देखते हैं शोएब मलिक के? और ये भी जहन में रखिएगा कि शोएब मलिक कभी भी कंटेंडर हैं कि वो किसी भी वक्त टीम में वापस आ सकते हैं। नहीं समझता जो शोएब मलिक अब कंटेंडर है, वो अपनी क्रिकेट जो है वो हो गई इंटरनेशनल क्रिकेट। वो सर पाकिस्तान है, कुछ नहीं कह सकते, पाकिस्तान है सर, कुछ नहीं कह सकते। शोएब मलिक अब हम कुछ कहें या नहीं कहें, मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, शोएब मलिक अब नहीं आते पाकिस्तान प्रायोरिटीज में, बिल्कुल नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताऊं कि बाबर आजम, अगर वो ये बात करे ना कि बाबर आजम को शायद T20 की कप्तानी छोड़ देनी चाहिए तो वो बात वैलिड हो सकती है, लेकिन वनडे में अगर बाबर आजम खुद भी कप्तानी छोड़ देते ना तो मैं नहीं समझता कि ये वो साल है कि वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले कोई भी कप्तानी लेना चाहेगा, क्योंकि अगर कोई कप्तानी लेगा इस टाइम पे तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट होगा, क्योंकि उस बंदे का ना सिर्फ कैप्टनसी कैरियर खत्म होगा बल्कि उसका जो है वो शायद क्रिकेटिंग कैरियर भी खत्म हो जाए। क्योंकि हमारे पास रवायत रही है कि जो कप्तान होता है वो फिर टीम से निकलकर ही बाहर होता है, वो फिर किसी के अंडर खेलता नहीं है। बात यह है कि इस टाइम जो आपका एक माहौल बना हुआ है ना, मैं नहीं समझ पा रहा कि टीटी साहब क्या चाह रहे हैं। वो क्यों नहीं बोल देते कि बाबर आजम वर्ल्ड कप तक हमारे कप्तान हैं और आगे जो मजीद फ्यूचर उनका डिसाइड होगा वो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस पे होगा।
जब तक आपके चेयरमैन की तरफ से ये स्टेटमेंट आएंगी कि मैं जनाब मिकी से पूछूंगा, मैं हारून रशीद से पूछूंगा, तो मैंने पहले शायद अफरीदी से पूछा था, तो मैं फला से पूछूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा, तब तक ऐसे बयानात, ऐसे सजेशन आती रहेंगी। कभी शोएब मलिक ये बात करेंगे, कभी कोई ये बात करेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन ना ऊपर से आ रही है। जब आपका चेयरमैन ही कहते हैं ना कि क्लियर नजर नहीं आ रहा कि मैंने किस कप्तान के साथ जाना है, क्योंकि कप्तान को चेंज करना जो है वो चेयरमैन की स्वास्थ्यवादी होती है। जब तक वहां से क्लैरिटी नहीं आएगी, तब तक ऐसी स्टेटमेंट्स आपको हर जगह से सुनने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी भी क्लॉज बनाया जा रहा है, जितना कुछ भी हो रहा है, इससे कुछ भी नहीं होगा। वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, आपकी कप्तानी बाबर आजम ही करे। एग्जैक्टली ऐसे क्या से कुछ नहीं होगा, और ये यही है, क्योंकि सिटी साहब के बयान थोड़े से रहते हैं मलिक साहब। और ये एक और बात बता ये एक और बात बता दें, क्योंकि इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगा, फिर शाहजेब भाई की तरफ चलता हूँ कि बाबर कुछ करें या ना करें, तनकीद उन पे होती है। ये भी अनफॉर्चुनेट है कि वो कुछ करे ना करे, तनकीद उसमें हमेशा बड़ा करें सारे, मेरा ख्याल पहले डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट टाइम भी हमने कहा था सेठी साहब को भी चाहिए कि वो एक डायरेक्शन दे दें, जिस तरह शाहजेब भाई ने भी बड़ी अच्छी बात की है कि एक बार ऊपर से क्लैरिटी होगी तो सब नीचे से क्लियर हो जाएगा, ऊपर कन्फ्यूजन होगी तो नीचे तक कन्फ्यूजन करेगी। ठीक। अच्छा शाहजेब भाई, ये बताइएगा कि इससे बेहतर नहीं है कि आप मतलब बाबर के लिए मशवरा ये है, अब हमारा भी मशवरा ये है, बेहतर नहीं है कि आप इस तरह करें कि ठीक है ओडीआई वर्ल्ड कप देख लें, एशिया कप देख लें, अगर आप जीत गए तो फिर तो आप इमरान खान की लिस्ट में आ जाएंगे। अगर कोई ऊपर नीचे हो जाता है तो उसके बाद फिर वैसे तो उसके बाद हटाए ही जाएंगे, लेकिन बाबर जैसे प्लेयर के लिए तो यही है कि इस कैप्टनसी को साइड पे छोड़े, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करे, क्योंकि एज ए कैप्टन आप 11 बंदों के जिम्मेदार भी होते हैं और 23 करोड़ के जिम्मेदार भी होते हैं। एग्जैक्टली इन चीजों के लिए आपको सचिन तेंदुलकर बनना पड़ता है। इन चीजों के लिए आपको माजी में हमें बड़े ऐसे प्लेयर्स देखे हैं कि वो आपने बनना पड़ता है। अगर आप अपने पास पावर रखना चाहेंगे, अथॉरिटी रखना चाहेंगे, तो कामरान अकमल को क्रिटिसाइज सब करते हैं, लेकिन कामरान अकमल ने एक बात बड़ी अच्छी बोली थी। कामरान अकमल ने बोला था कि मैं देखना चाहता हूँ कि बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाए, बाबर आजम वनडे क्रिकेट में 15,000 रन बनाए, बाबर आजम की भी 100 सेंचुरीज और इंटरनेशनल क्रिकेट में। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो अपनी कप्तानी साइड में करके सिर्फ और सिर्फ अपनी बैटिंग और परफॉर्मेंस पर फोकस करें। बाबर आजम के माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि मैंने कौन सा बॉलर यूटिलाइज करना है या मैंने ये रन कैसे डिफेंड करने। बाबर आजम के माइंड में सिर्फ ये होना चाहिए कि मैंने कितने मैक्सिमम रन स्कोर करने जिससे टीम का टोटल मैक्सिमम होगा। उनको ये सिर्फ सोचना चाहिए कि मैंने किस तरीके से अपनी टीम को यहाँ से मैच जितवाना है। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अगर मैं मैच हार गया तो उसके बाद मेरे साथ क्या होगा या मेरी कप्तानी को लेके क्या बात होगी। यही बात कामरान अकमल ने बड़े अच्छे तरीके से कही थी 2022 के वर्ल्ड कप में, और उन पर बड़ी तनकीद हुई थी कि यार ये बाबर आजम के अगेंस्ट है, बाबर आजम से हटाना चाह रहे हैं। देखिए आपको ऐसे बैट्समैन ना रोज रोज मिलते नहीं है। बाबर जो बैट्समैन है इस वक्त दुनिया के टॉप बैट्समैनों से कम्पीट कर रहे हैं, बल्कि बहुत बेहतर है। ठीक है, तो ऐसे प्लेयर्स को आपने संभाल के रखना होता है। ये प्रीशियस एसेट है बाबर। कप्तानी के चक्कर में आप ऐसे बैट्समैन को ना खो दें। और दूसरी बात ये कि मैं एक चीज से एग्री करूंगा कि यार बाबर आजम को ना 3 फॉर्मेट की कप्तानी नहीं करनी, एटलीस्ट कहीं तो वो अपने आप को रिलीफ देना, कहीं तो वो अपने आप को रिलीफ दे। और T20 की कप्तानी आई गया, T20 में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है बीइंग एज अ कैप्टन, लेकिन अपने आप को रिलीफ देने के लिए या T20 की कप्तानी छोड़ दें, आप टेस्ट की कप्तानी छोड़ दो। आई थिंक सो उनकी टेस्ट की कप्तानी अच्छी नहीं होनी चाहिए। अच्छा मलिक साहब, अब थोड़ा सा बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा हम सवाल कर रहे हैं, तो बाबर आजम का ये एक टॉपिक आज आया हुआ है और उनके लिए दाद भी बनती है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की टीम है ICC की जानिब से, उसमें सिर्फ एक ही पाकिस्तानी है, वो कौन होगा? बाबर आजम ऑफ कोर्स। Exactly. अच्छा उनका ये रहा है पिछला, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं टेस्ट में, जिस तरह हम उम्मीद कर रहे थे कि वो परफॉर्मेंस देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस तरह परफॉर्म किया है। बट बात वही है कि सूनर और लेटर ही शुड रियलाइज के एक फॉर्मेट से उनको कप्तानी छोड़नी पड़ेगी। और जिस तरह आपने कहा कि मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि टेस्ट में उनकी कप्तानी, टेस्ट में 44 या 43% उनका कोई रिकॉर्ड है, बाकी T20 और ODI में वो ठीक है। हाँ, और वो इंग्लैंड की सीरीज़ के खिलाफ भी काफ़ी डिसीजन हमने देखे थे जो समझ से बालातर थे। तो एक कप्तानी उनको छोड़नी चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस पे, जिस तरह शाहजेब भाई ने भी कहा, फोकस करना चाहिए। इस तरह ही विल नॉट नो वेयर, क्योंकि एक मेंटली ऑक्यूपाई हो जाते हैं आप, और आपकी एज कम हो जाती है जब आप मेंटल जितना फटीग में आते हैं। तो एग्जैक्टली बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बताया। अच्छा सर, शाहजेब भाई, ड्यूरिंग दिस चैंपियनशिप 14 टेस्ट मैचेस बाबर आजम ने खेले और उन्होंने 1527 रन बनाए 61 की एवरेज से, और जिनमें 4
दफ़ा उन्होंने सेंचुरी बनाई और 50s का तो तकरीबन 10 दफ़ा बनाई है। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस जो है वो हमेशा से बेहतरीन रही है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि बाबर आजम एज ए प्लेयर एक डिफरेंट हैं और बाबर आजम एज ए कैप्टन डिफरेंट हैं। जब एज ए प्लेयर हो तो हम देखें, हम उनकी तारीफ कर रहे हैं और उनकी तारीफ बनती भी है इस वक्त शाज़िब भाई। नहीं, वो मैं समझता हूँ फिर भी ना बाबर आजम पे तनकीद नहीं करता, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूँ उनके नंबर से, क्योंकि उन्हें इससे बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। आप देखें, न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने 2 टेस्ट मैच खेले, इंग्लैंड के खिलाफ हमने 3 टेस्ट मैचेस खेले। तो ये जो टोटल टेस्ट मैचेस हमने खेले थे अभी रिसेंटली, जिसमें हमें 2 मैचेस को हमने ड्रॉ किए, इसके अलावा इंग्लैंड ने हमें जीता दी, उन मैचेस में बाबर आजम ने 100 स्कोर किए। ये वो विकेट है और ये बाबर आजम का वो टाइम है जहां पर उन्हें डोमिनेट करना है, जहां पे सेंचुरी पे सेंचुरी बाबर आजम ने लगानी है और अपनी कंडीशंस में उनके पास ये आइडियल अपॉर्चुनिटी है। मगर मैं कह रहा हूँ ना, जो कैप्टनसी का इम्पैक्ट है, अगर इंग्लैंड की टीम जो है वो एक दिन में 450 पौने 500 रन मार रही है, तो वही इम्पैक्ट जो है वो उनकी बैटिंग पर भी आ रहा है। 5 मैचों में 1 सेंचुरी 2 सेंचुरी, दैट इज नॉट गुड बाबर आजम के कैलिबर जैसे बैट्समैन की। बाबर शुड बी मोर एंड मोर कंसिस्टेंट, और वो सिर्फ ऐसे ही होगा जब एक्स्ट्रा प्रेशर आप बाबर आजम से लेंगे ना। शाज़िब भाई, मैं इस डिस्कशन को ना एक बहुत जबरदस्त पॉइंट पे हूं कि इसको एंड ही कर दिया जाए ना। देखें, बीइंग ए प्लेयर मैं आपसे एक सवाल करता हूं ना। बाबर आजम है ना, लेट्स सपोज बाबर आजम प्लेयर हैं, उनकी बैट फॉर्म चल रही है। मैं प्रोग्राम से पहले भी यहाँ पे बात कर रहा था स्टूडियो में, अगर वो 50 दफा भी 0 पे आउट हो जाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौम उनको टेंशन नहीं देगी, कौम उनको बैक करेगी, उनको कहेगी नो वरीज, जिस तरह कोहली को 1.5 साल इंडिया ने बर्दाश्त किया। लेकिन बीइंग ए कैप्टन अगर वो 2 मैचेस में रिजल्ट नहीं देंगे ना, तो कौम ने नहीं देखना कि वो आपका सुपरस्टार है, वो सेंचुरीज बना रहा है, वो 200 बना रहा है, वो वर्ल्ड पे कितने नंबर पे है। तो ये चीज कहीं ना कहीं बाबर आजम को सोचनी होगी कि एज ए सुपरस्टार उनको कौम एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन एज ए कैप्टन जो है वो फिर सारी चीजें फिर कैप्टनसी पे आ जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही, और बाबर को ये चीज खुद समझनी चाहिए, क्योंकि जो समझाने वाले होते हैं ना, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप पावर लूज करें, क्योंकि वो आपके साथ होते हैं और आपके पास पावर होती है तो वो भी इसको एंजॉय करते हैं। तो बाबर को ये डिसीजन खुद लेना चाहिए बजाय अपने एडवाइजर से पूछने के। ठीक, अच्छा जी, इससे आप भी हैं कि डोंट मिस हिज क्लास विद हिज कैप्टनसी। इनकी बात मैं ऐड करूंगा कि उनके साथ वाले हैं वो एंजॉय भी करते हैं और वो फिर टीम में भी रहते हैं तो वो भी ठीक। अच्छा जी, चलें जी, इसको अब क्लोज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की जानिब जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक ये है जी कि हारिस रऊफ साहब ने कम से कम 82 विकेटें ले ली हैं 2020 के बाद, और हारिस रऊफ के हवाले से शहरयार मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि उनको इतना ज़्यादा रेट नहीं किया जाता जितना और सुपरस्टार्स को रेट किया जाता है। एग्जैक्टली वैसे माशाल्लाह वेरी हार्ड वर्किंग मैन। लास्ट प्रोग्राम आपके साथ जब मैं कर रहा था, मैं कहा पीएसएल में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो आपने कहा नहीं, ही इज़ वेरी गुड। तो ऑफ कोर्स ही इज़ गुड, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्लो बहुत बड़ी अच्छी कर रहे हैं, पेस में जब करना होता है बड़ा अच्छा करते हैं, माइंड यूज़ कर रहे हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट T20 में है कि बैट्समैन को प्रीएम्प्ट करके कि बैट्समैन क्या सोच रहे हैं उस हिसाब से बॉल करते हैं, और इतना रेट नहीं किया जाता। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट आई थिंक कि अभी हमारा अटैक वही लीड कर रहे हैं, पेस अटैक को वो लीड कर रहे हैं। शाहीन थोड़े थोड़े से मुझे ऑफ लग रहे हैं, पता नहीं आपने ये फील किया या नहीं किया। तो हारिस रऊफ ने बहुत अच्छा लीड किया है, और वी आर होपफुल कि आगे भी ये जो मैचेस हैं इंशाल्लाह ही विल डू हिज बेस्ट। शाज़िब भाई, हारिस रऊफ के हवाले से बताइएगा, उन्होंने 82 विकेट्स लिए हैं 2020 के बाद। उनके बाद हसरंगा हैं जो स्पिनर हैं, फिर इस सऊदी हैं वो भी स्पिनर हैं, शमसी हैं वो भी स्पिनर हैं, और 5वें नंबर पे आते हैं टिम सऊदी फ्राम न्यूजीलैंड। सो एक टॉप पे आपके बॉलर नज़र आ रहे हैं जो कि पेस अटैक को लीड कर रहे हैं और हैं भी फास्ट बॉलर। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस को किस तरह देखते हैं ओवरऑल आप लास्ट 2 ईयर्स में? जब हारिस रऊफ का ना बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो, अगर आप पिछले 8 महीनों से देखें ना, तो जो उनकी इंप्रूवमेंट हमें नजर आई है ना, वो एक अलग ही लेवल की है। इससे पहले हमें वो T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी वही इंप्रूवमेंट नजर आई थी। उससे पहले वो जब 2020 से क्रिकेट खेल रहे थे ना, वो विकेट तो ले जाते थे, लेकिन हारिस के बारे में बात यही मशहूर थी कि वो 36, 40, 45 रन दे जाते हैं और फिर आखिर में आके 2 से 3 विकेट ले जाते हैं। इसलिए उनकी विकेट जो है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये चीज हमने देखी थी 2021 के T20 वर्ल्ड कप में, जहां पर उन्होंने इंडिया के खिलाफ आगे क्रूशल 4 ओवर्स किए थे, सिर्फ 18 रन दिए थे, और उस टूर्नामेंट में उन्होंने आगे जाके विकेट भी ली थी न्यूजीलैंड और बाकी मैचेस में। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा ऑफ कलर हुए थे, लेकिन लास्ट ईयर अगर हम देखें इंग्लैंड की सीरीज से फिर हारिस रऊफ नजर आए थे कि जो मौके पे विकेट निकाल रहे थे। बॉलर एक बड़ा बॉलर तभी बनता है जब वो मौके पे विकेट्स निकालता है। उन्होंने वहां पर भी विकेट्स निकाली, उन्होंने उसके बाद न्यूजीलैंड में भी विकेट्स निकाली।
वर्ल्ड कप में भी उन्होंने विकेट्स निकाली। तो ये चीज समझ में आ गई कि हारिस रऊफ पर जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी ना 2020 से, वो अब इन्वेस्टमेंट जो है वो कारगर साबित हो रही है और वो इतना मिच्योर हो गए अपने हार्ड वर्क से, जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया, अपने आप को डेवलप किया है, कि अब उनको समझ आ गया है कि मौके पर उन्होंने किस तरीके की बॉलिंग करनी है और कैसे विकेट्स निकालनी है। लेकिन साथ साथ ना मैं एक गुजारिश करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से कि हारिस रऊफ जैसे ये बॉलर ऐसे होते हैं जो आपके मैच विनर्स हैं, ये आपका एसेट है, इन्हें आप देख कर खिलाएं, इन्हें आप हर मैच में ना एक्सपोज करें, क्योंकि अभी वो इंजरी से आए थे, उन्होंने पीएसएल खेला, उसके बाद आप बैक टू बैक उनको 3 T20 खिला रहे हैं। ठीक है, अब आप अगर सीरीज जीतने के लिए जा रहे हैं तो क्या आप उनको 4 या 5 पूरे T20 खिला देंगे? क्योंकि आपने उनको आगे वनडे क्रिकेट भी खिलानी है। उन्होंने इस गर्मी में 5 वनडे खेलने हैं और फिर आगे चल के आपके अफगानिस्तान से भी वनडे आने, आपका एशिया कप भी आना है। तो थोड़ी सी ना वर्कलोड मैनेजमेंट मेरे ख्याल से करनी चाहिए हमारी मैनेजमेंट को ऐसे बॉलर्स के लिए, क्योंकि अब आप तो बैकअप में बहुत अच्छे बॉलर्स बैठे हैं। ठीक हो गया, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और शरियाबी के भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लिया हमने। बिल्कुल बात करूंगा और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम एहसानुल्लाह के हवाले से भी बात करेंगे और वहाँ पर कुछ बॉलर्स के भी रोटेशन के हवाले से बात करेंगे। कुछ बैटर्स भी ऐसे हैं जिनको कम से कम न्यूजीलैंड की इस टीम के खिलाफ रोटेट होना बनता है और रोटेशन पॉलिसी का इस्तेमाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ होना चाहिए इस सीरीज़ में। अब देखते हैं कि होता है या नहीं होता। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स बज़। और अब बात होगी रोटेशन के हवाले से। रोटेशन की बात छिड़ी तो यहाँ पर एहसानुल्लाह की भी बात आती है। एहसानुल्लाह जो कि बहुत ही शानदार रहे अफगानिस्तान के खिलाफ और अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपनी सलाहियतों के जोर भी दिखाए, लेकिन उसके बाद यकसर उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। रावलपिंडी में अब देखते हैं कि एहसानुल्लाह हमें नज़र आते हैं नहीं, लेकिन लाहौर के ग्राउंड में सिर्फ हमें बाहरी डगआउट में नज़र आए एहसानुल्लाह। और उनके हवाले से साबिक चेयरमैन पीसीबी, साबिक कप्तान और साबिक कमेंटेटर रमीज़ राजा भी मैदान में आगे। रमीज़ राजा का कहना था कि उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और इसमें आई थिंक इन पिचेस पे वो अच्छा बाउंस कर सकते हैं, अच्छे विकेट्स मिल सकती हैं। शरीफ भाई क्या कहते हैं आप? रमीज़ कह रहे हैं एहसान के हवाले से। ये सिर्फ रमीज़ राजा की आवाज़ नहीं है, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है। इस टाइम हम उम्मीद कर रहे थे कि हम उसको देखेंगे आफ्टर अफगानिस्तान सीरीज़, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी तो, बट नेवरदलेस अभी भी होपफुल हैं कि उनको रावलपिंडी में चांस मिले, क्योंकि वैसे भी बैटिंग पैराडाइज है तो वो अपनी पेस और वेरिएशंस यूज़ करके अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और जिस तरह हमने बात की थी, रोटेशन पॉलिसी भी बड़ी एक क्रूशल चीज़ है जो अब पाकिस्तान को जिसके बारे में देखना चाहिए। बेंच स्ट्रेंथ चलो उतनी मजबूत नहीं है जितनी है बाकियों की, बट अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है हमारी, स्पेशली बॉलिंग में तो अच्छी है। ज़मान है, नसीम है, ये एहसानुल्लाह हैं, तो इनको रोटेशन वर्कलोड मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह शाहीन अफरीदी को पहले हम अनफिट कर चुके हैं, उस तरह हम हारिस रऊफ को अनफिट ना करें, उस तरह एहसान को अनफिट ना करें। 2-3 मैच के बाद एक बॉलर को ज़रूर रेस्ट दें, तो इसके ज़रूर अभी हमारी मैनेजमेंट को फोकस करना चाहिए। शाजिब भाई, नसीम शाह हमारे बॉलिंग टैंक को लीड कर रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ और शारजा में उनकी परफॉर्मेंस इतनी दीदनी नहीं रही। उनसे बेहतर परफॉर्म किया ज़मान ने और एहसान ने, और फिर वहाँ से लीड करते करते पहले 2 मैचेस नसीम शाह को आपने आराम दिया और एकदम से नसीम शाह को ले आए, लेकिन एहसान आपको याद नहीं आए। तो ये क्या चल है पाकिस्तान टीम में? नसीम शाह को भी आप उनकी जगह पर ले आए जो वनडे में नहीं है और जिन्होंने पहले 2 T20 में बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। सलमान खान का यहाँ पर टाइम है यार, वो जितनी बॉलिंग करेगा उतना वो अच्छा और तगड़ा बॉलर बनेगा। वो आपके वनडे प्लान में भी अभी नहीं है, तो सलमान खान को तो ड्रॉप करना आपका बनता ही नहीं था। हारिस रऊफ ने 2 मैचों में 8 विकेटें निकाल ली थी और बैक टू बैक उन्होंने 2 मैचेस खेल लिए थे। तो शाहीन शाह अफरीदी भी एक इंजरी के बाद आ रहा है। चले शाहीन का तो ये सिनेरियो है ना कि शाहीन आपको रिदम में नजर नहीं आ रहे, तो शाहीन को शायद आपने मैच प्रैक्टिस देनी होगी, गेम टाइम देना होगा, लेकिन वनडे क्रिकेट भी है। तो मैं समझता हूँ हारिस रऊफ जिस तरीके से आपने टेस्ट मैच उनको खिला दिया था और वो वहां पर फिट हो गए थे एक ही इनिंग्स के बाद, तो हारिस रऊफ को आपसे प्रिजर्व करना होगा। आपके पास वसीम जूनियर भी बैठे हुए अभी स्क्वाड में, ऐसा नहीं कि एहसानुल्लाह बैठे हुए। एहसानुल्लाह तो आएंगे, एहसानुल्लाह तो खेलेंगे, लेकिन वसीम जूनियर को भी तो आपने सिलेक्ट किया है ना, तो आपने उनको भी चेक करना है ना, तो उनको भी आप चेक कर चुके ना जी। हम असल में जिसको चेक कर तो उसको उसके बारे में इतनी बात नहीं करते। हमें जल्दी होती है नए चेहरे सामने लाने की, और एहसान के हवाले से हम जल्दी कर रहे हैं थोड़ी सी। स्क्वाड में ही ना रखे ना अगर आपने यही करना है। हाँ। बात ये है कि अगर आपने स्क्वाड में पीछे बॉलर्स को बिठाया हुआ है तो आपने कहीं ना कहीं तो उन्हें खिलाना है ना, क्योंकि आपने पिछले साल जो गलतियां की हैं अगर आप अभी भी उनसे नहीं सीखेंगे तो फिर आप कैसे मामले को आगे बढ़ाएंगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड कप में आपके
अगर आपकी टीम अगर वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचती है ना, तो आपके बन जाते हैं कोई 12 मैचेस, 120 ओवर आपके बॉलर्स ने करने उन कंडीशंस में। उससे पहले अगर आपने एशिया कप का फाइनल खेलना है तो आपने 8 से 9 मैचेस खेलने होंगे, ये बनते हैं 80 से 90 ओवर। तो उन 2 महीनों में 200 ओवर करने हैं आपके बॉलर्स ने। और वैसे भी शाज़ेब भाई, मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देता चलूं, बल्कि आपको तो पता होगा, जून के बाद ना सिर्फ आपका ये जून जुलाई वाले महीने में आपकी 2 आई थिंक श्रीलंका के साथ आपके टेस्ट मैचेस हैं। इसके बाद अगस्त से लेके 2025 क्या 2027 तक आपके पास किसी भी महीने में ना 10 से 15 दिन का मार्जिन नहीं है। हर महीने आपकी सीरीज है, हर महीने आपका वर्ल्ड कप है, हर महीने कोई चैंपियंस ट्रॉफी है या फिर आपकी PSL है, तो मार्जिन तो बिल्कुल कम रह गया। बिल्कुल ऐसे ही है ना। फिर वर्ल्ड कप के बाद आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां पे आपने 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। एग्जैक्टली। तो आपके पास इतने मैचेस हैं, आगे इतने मैचेस हैं कि आप अगर इन मैचेस में उनको रेस्ट नहीं देंगे तो फिर खुदा ना खास्ता वही होगा कि फिर मेन मैचेस के लिए ये बॉलर आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक, अच्छा। तो हमें वो कहते हैं ना कि अगर हम अभी से प्रिकॉशन लेंगे तो आगे उसके रिजल्ट हमें बेस्ट। एग्जैक्टली सर, प्रिकॉशंस लेंगे और रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि इतनी पॉलिसी होनी चाहिए कि न्यूजीलैंड की ना एक वो क्या कहते होते हैं कि वो सेकंड टियर की या थर्ड टियर की टीम आप इस वक्त तो खेल रही है आपके खिलाफ, तो आपको कम से कम हारिस या शाहीन में से एक किसी बंदे को खिलाना चाहिए। ये जमान है, एहसान है, नसीम फॉर्म में नहीं है। देखें ना, शाहीन का तो ये है कि शाहीन फॉर्म में नहीं है, लेकिन शाहीन का इम्पैक्ट है। नसीम का अभी तक उतना इम्पैक्ट नहीं है, वो उस तरह की फॉर्म में नहीं है। उसको ले आएँ, एहसान को ले आएँ, जमान को ले आएँ, तो रोटेशन पॉलिसी तो होनी चाहिए। वो अच्छा एक हो जाएगा। बिल्कुल, दिस इज द राइट टाइम कि रोटेशन पॉलिसी होनी चाहिए और सख्ती से इंप्लीमेंट होनी चाहिए। मुझे याद है एशेज सीरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, बट उन्होंने एंडरसन की रोटेशन पॉलिसी में रेस्ट था तो उसको रेस्ट दिया था उन्होंने। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि एक बॉलर अगर कोई थोड़ा सा क्रूशल मैच भी हो उसको आप रेस्ट दें, तो हमारे पास बैकअप भी इतने अच्छे हैं अभी कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो इसको बड़ी सख्ती से इंप्लीमेंट करना चाहिए और सिर्फ बॉलर्स के नहीं, बैट्समैन के, जिस तरह हम अभी डिस्कस कर रहे थे, हारिस को भी चांस मिलना चाहिए बीच में, और भी एक आध किसी यंगस्टर को आप चांस दे दें। तो ऑफ कोर्स ये जिस तरह आपने कहा सेकंड टियर टीम है, उनकी कोई इतनी अच्छी टीम नहीं है। चलो आपका मैच अगर वो फुल स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान जाना भी चाह रहा है, नेक्स्ट 2 मैचेस में उनको कम से कम नेक्स्ट मैच में उनको कोई नए प्लेयर्स को ट्राई करना चाहिए और रोटेशन पॉलिसी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में कुछ इंप्लीमेंट करनी चाहिए। शाज़ेब भाई, आपको पता होगा रिजवान थोड़ा सा अनफिट नजर आ रहे थे, उसके बावजूद भी वो तीसरा T20 खेले और रन आउट हो गए। अब थोड़ा सा बैटिंग में भी हमें रोटेशन का ख्याल रखना चाहिए, और स्पेशली जब बाबर रिजवान आपके पास हैं और इस तरह की टीम जो कि स्पेशली अभी न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, इसके खिलाफ आपको एक एक्सपर्ट के साथ जाना चाहिए। चले बाबर तो नहीं ड्रॉप हो सकते, लेकिन कभी कभार आप रिजवान को ड्रॉप कर दें, किसी और लड़के को ड्रॉप कर दें, ताकि नए जो ब्लड हैं, साइम अयूब को थोड़ा सा ऊपर मौका मिले। साइम अयूब के हवाले से आपने देखा होगा कि पहले मैच में उनको थोड़ा जल्दी मौका मिला, वो रन्स कर गए, परफॉर्म कर गए। जब एक ओपनर को आप 8वें 9वें नंबर पे मौका देंगे, उससे भी तो परफॉर्म नहीं होगा ना। बात ये है सारी कि अख्तर भाई के ये सवाल क्यों उठा कि हम कल मैच से पहले असेस करेंगे कि शाहीन रिजवान फिट है या नहीं है। फिर मैच से पहले आप प्रेस रिलीज आती है बीसीबी की, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आता है कि मोहम्मद रिजवान हैज बीन डिक्लेयर्ड फिट फॉर थर्ड T20 है। यार अगर 1% भी डाउट है ना, मैं कहता हूँ 1% भी डाउट है, तो वो क्यों खेले कल का मैच? क्या जरूरत थी कल का मैच खेलने की या परसों का मैच खेलने की? यार ये वर्ल्ड कप का साल है यार, आप पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर का नंबर 4 संभाल रहे हो वनडे क्रिकेट में। आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक T20 मैच में अपने आप को रिस्क कर रहे हो यार। और मुझे आप एक बात बताया ना, ये जो ऐसे रिस्क ले रहे हैं, एक मैच भी नहीं छोड़ रहे, मुझे इस चीज पे शदीद इख्तिलाफ है यार कि एक मैच भी नहीं छोड़ रहा। खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप से पहले रिजवान अगर अनफिट हो जाते हैं तो आपका नंबर 4 आकर कौन संभालेगा वनडे क्रिकेट में? क्या आप मोहम्मद हारिस को आप नंबर 4 पर भेजेंगे? वो तो चला देते हैं, वो यहाँ तो ओपन कर सकते हैं, यहाँ वो नंबर 6-7 पर खेल सकते हैं। आपको नंबर 5 का बैट्समैन नहीं मिल रहा। कभी आप हारिस सोहेल को डाल देते हैं, कभी सऊद शकील को डाल देते हैं, कभी आप किसी को डाल देते हैं, फिर आपका नंबर 4 भी खाली हो जाएगा, तो आपका कॉम्बिनेशन कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों रिस्क ले रहे हैं यार? सर ओडीआई में तो आप शायद मेरी बात से एग्री करें, ओडीआई में तो हमारा कॉम्बिनेशन इसी वजह से अच्छा है कि वहाँ पे ओपनिंग आप देखिए, ओपनिंग हमारी इंटैक्ट है, फ़खर इमाम है, उसके बाद नंबर 3 पे आपका बेस्ट बैट्समैन आ रहा है बाबर आजम, नंबर 4 पे आपका दूसरा बेस्ट बैट्समैन आ रहा है रिजवान। और अगर इन दोनों में से कोई आगे पीछे हो गया तो ओडीआई वर्ल्ड कप के ख्वाब तो अधूरे रह जाएंगे। भाई आपका सबसे बड़ा जो मसला है ना, वो है मिडिल ऑर्डर का। T20 क्रिकेट में भी आपका मिडिल ऑर्डर का मसला है। बाबर और रिजवान आपके दोनों रिलायबल बैट्समैन है, जब ये ओपन पे जाते हैं ना
तो ये एक तो यहाँ इनकी कॉशियस अप्रोच होती है, ये आराम आराम से खेलते हैं, यहाँ अगर ये दोनों आउट हो जाते तो टीम बैठ जाती है। क्या ही बेहतर ना होगा कि बाबर के साथ अगर साइम अयूब ओपन कर ले और वन डाउन पर रिजवान संभाल ले, या फिर इसी तरीके से फखर ओपन कर ले और की वन बात डाउन की, पर बिल्कुल बाबर संभाल ले। बिल्कुल आप सही। एटलीस्ट आप एक चांस तो लें, आप अपने एक ओपनर को बोलेंगे यार चलो तुम बाबर के साथ जा रहे हो, तुम फ्रॉम द फर्स्ट बॉल तुम जाओ, अगर तुम आउट भी हो गए या फेल भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं है, हम तुम्हें कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। बिल्कुल अगर सही वो बात। पहले ओवर में हो गया तो अगर वो पहले ओवर में भी आउट हो गया तो बाबर और रिजवान आपकी इनिंग्स संभालने के लिए है ना, लेकिन जिस दिन वो चल गया उसे 6 ओवर में आपको Exactly. 70 रन लगा दिए बोर्ड पे, आपके पास जल्दी एडवांटेज आ जाएगा। उसके बाद अगर वो आउट भी होता है तो बाबर और रिजवान फिर 6 से लेकर 13 ओवर तक अपनी गेम खेलते रहे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। हम आखिर में पूछूंगा कि कमज़ोर हरीफ को देख के जिस तरह हमने देखा, हमने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले दिनों में, वेस्ट इंडीज़ की एक कमज़ोर टीम आई थी उसके खिलाफ, तो ये कमज़ोर टीम देख के हमको रेस्ट का दिल क्यों नहीं करता? सब झपटा मारते हैं ना कि जब पहले ही सवालात उठ रहे परफॉर्मेंसेज पे, तो ऑफकोर्स सारे कोशिश करेंगे कि अपना नंबर तो पक्का करें कम से कम। तो जिस तरह कुछ प्लेयर्स को ज़्यादा चांस मिल रहा है प्लेइंग 11 में भी, कुछ को नहीं मिल रहा, तो वो थोड़ी सी चीज़ देखनी पड़ेगी और सारों को ज़रा साथ लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, शहरियार मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाहजेब अली भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद थे कराची, वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और आपने आज के प्रोग्राम देखा। कल के दिन वापस हाजिर होंगे और कल डिस्कस करेंगे हम पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो चौथा T20 इंटरनेशनल है जो कि रावलपिंडी में खेला जाएगा और बड़ा डिसाइसिव हो जाएगा। अगर पाकिस्तान की टीम हार जाती है तो फिर मैच आ जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, और फिर 2-2 से सीरीज़ बराबर हो जाएगी और फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करेंसी सिचुएशन में आपको सीरीज़ निकालना। सो कल का मैच पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कल के मैच में क्या होगा, और कल फिर मुलाकात होती है आपसे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।